नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमराज कोरवाल, डायरेक्टर कंसल्टेंट मानस हॉस्पिटल। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एवियन हिप के बारे में। एवियन हिप एक कूल्हे के जोड़ की ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन रूप से पाई जाती है और लोग बात करते हैं एवियन हो गया। तो ये एवियन क्या है, इसके बारे में आज हम बात करना चाहेंगे कि एवियन क्या होता है। तो एवियन की फुल फॉर्म सबसे पहले जाने। एवियन का फुल फॉर्म है एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट या एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड। तो दोस्तों एवेस्कुलर का मतलब है ब्लड की सप्लाई खत्म होना। नेक्रोसिस का मतलब होता है कि टिश्यू की डेथ होना। डेथ मतलब जो बोन है उसकी एक तरह से अंदर से डेथ हो जाती है। और हिप का मतलब तो हिप जॉइंट है ही। तो बेसिकली एवेस्कुलर नेक्रोसिस का फुल फॉर्म हुआ कि किसी भी कारण से ब्लड सप्लाई यदि डैमेज हो जाए और ब्लड सप्लाई खत्म हो जाए, उसके कारण हिप जॉइंट का जो फीमर का हेड है वो डैमेज हो जाए, तो इसे हम कहते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। और अब हम बात करेंगे कि ये इसके कारण क्या है, मतलब क्यों ऐसा होता है कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस हिप जॉइंट के पीछे कारण क्या है, क्या वजह होती है इसके पीछे होने की। तो उससे पहले हम दोस्तों बात करेंगे कि किस तरह इसकी ब्लड सप्लाई होती है। तो मैं आपको एक बोन मॉडल से बताने की कोशिश करूंगा कि कहाँ ब्लड सप्लाई होती है और जब भी कोई किसी तरह की चोट लगती है तो क्या अफेक्ट आता है बेसिकली, ताकि वो ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मेरे पास एक मॉडल है जिसमें आप देखेंगे कि ये फीमरल हेड है, मतलब फीमर का हेड है। ये इसका नेक है, जो सेंटर का पार्ट है ये नेक है और ये इसका बेस है। तो जनरली जो ब्लड सप्लाई है फीमर के हेड में वो बेस से और हेड की तरफ ट्रेवल करती है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ना कि सेंटर से कोई सप्लाई होती है। तो हमेशा ब्लड सप्लाई नीचे से चालू होती है और इसकी जो सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई होती है उस आर्टरी का नाम है मीडियल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। यह आर्टरी मेन रूप से मेनली रेस्पॉन्सिबल है फीमर हेड की ब्लड सप्लाई के लिए या इसकी वाइटलिटी मेंटेन करने के लिए। जब तक इस ब्लड सप्लाई इसकी चालू है तब तक फीमर का हेड स्वस्थ है, हेल्दी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि ये खराब हो जाता है। तो कारण, सबसे जो मुख्य कारण है वो है ट्रॉमा। ट्रॉमा एक ऐसा कारण है जिसमें क्या होता है कि पेशेंट कई बार एक्सीडेंट हो जाए या ऊपर से गिर जाए या और कोई भी कारण हो तो फीमर के हेड के नज़दीक उसका फ्रैक्चर हो जाता है। सपोज ये फ्रैक्चर हो गया नेक में, तो नेक में फ्रैक्चर होने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिससे जो सप्लाई बेस से हेड की तरफ जा रही है वो बीच में ब्रेक हो गई। बीच में ब्रेक होने से इसकी सप्लाई, ब्लड सप्लाई खत्म हो गई और धीरे धीरे इस समय के साथ ये जो बॉल है, जो फीमर का हेड है, इसकी ये डैमेज हो जाता है और ख़राब होने लगता है। और कारण हो सकता है कि फ्रैक्चर ना हो, सपोज चोट के दौरान कूल्हे का जोड़ ही निकल जाए, अपनी जगह छोड़ दे, जिसे हम डिसलोकेशन कहते हैं, हिप डिसलोकेशन। उसमें भी ये जो ब्लड सप्लाई है वो ख़त्म होने हो जाती है और ख़राब हो जाता है। तीसरा कारण हो सकता है कि चोट में सीधे फीमर का हेड यही फ्रैक्चर हो जाए और हम उसको बाद में ठीक करें, लेकिन उसकी सप्लाई मेंटेन नहीं हो पाती और वो समय के साथ खराब हो जाता है। तो दोस्तों ये है एक्स्ट्रा वेस्कुलर, मतलब एक्स्ट्रा ओसियस ब्लड सप्लाई जो बाहर की तरफ से फीमर के हेड में जाती है। और चोट इसका मुख्य कारण है। चोट के बाद वो ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, फीमर के हेड को पूरी ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती और वो समय के साथ लगभग 1.5-2 साल में करीब वो धीरे धीरे खराब होकर के और जोड़ खराब हो जाता है, फीमर का हेड खराब हो जाता है ना। वो बाद में पेशेंट को पेन वेन होता है, ये सब दिक्कतें आती है। अच्छा, इसके चोट के अलावा क्या कारण है वो भी हम बात करेंगे। चोट के अलावा जो मुख्य कारण है वो है स्टीरॉयड का यूज़। स्टीरॉयड मतलब एक तरह की दवा होती है जो कई बीमारियों में दी जाती है ना। कई बार लोग देसी दवा या अन्य तरीकों से भी बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ लेते हैं जिनमें स्टीरॉयड होता है। और ये स्टीरॉयड बोन्स के ऊपर और खासतौर से फीमर के हेड पे एक नेगेटिव असर डालता है। यदि लंबे समय तक हाई डोज में ली जाती है तो ये फीमर के हेड को गला देता है और ख़राब कर देता है और उसमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस बन जाता है। जनरली ये लंबी जो दवाइयाँ स्टीरॉयड की जो लोग लेते हैं उन लोगों की या तो स्किन डिजीज़ होती है
या उनके कोई सांस की बीमारी, ऐसी बीमारी होती है जिसमें लंबे समय तक वो स्टेरॉइड खाते हैं, या कई लोग एडिक्शन भी होता है, दवाइयों का एडिक्शन होता है, वो लोग नशा करने के लिए भी ऐसी दवाइयाँ खाते हैं, तो ऐसे लोगों में समय के साथ ये खराब हो जाता है। दूसरा कारण एक जो है स्टेरॉइड के यूज़ के अलावा दूसरा कारण है अल्कोहल का यूज़, अल्कोहल कंजम्पशन। मतलब आज हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नियमित रूप से रेगुलर बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं और लंबे समय तक सालों साल वो करते रहते हैं। ऐसे मरीजों में भी काफ़ी सालों बाद जाकर के ब्लड सप्लाई ख़त्म होती है और उनके फीमर के हेड गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, जिन पेशेंट्स में, जनरली ट्रॉमा के पेशेंट्स में जिस राइट साइड की ट्रॉमा है तो जनरली राइट साइड में एवेस्कुलर नेक्रोसिस डेवलप होता है, लेफ्ट है तो लेफ्ट में होता है। बट जो पेशेंट स्टेरॉइड यूज़ करते हैं या अल्कोहल यूज़ करते हैं, उन पेशेंट्स में जनरली दोनों फीमर के हेड, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों इन्वॉल्व होते हैं और दोनों समय के साथ खराब होते हैं। पहले एक जोड़ में तकलीफ पैदा होती है और कुछ समय बाद दूसरे जोड़ में भी दर्द और तकलीफ पैदा होती है। तो हम आगे बात करते हैं, इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला और सबसे फर्स्ट जो सिम्टम है जो पेशेंट तकलीफ लेके आता है या उसे महसूस होता है, वो होता है हिप जॉइंट का पेन। शुरुआत में सीधे हिप में पेन उसको महसूस होने लगता है। अभी जो पेशेंट है वो मानता है कि यार मेरे दर्द हो रहा है, वो दवा गोली लेता है और दवा लेता है तो आराम रहता है, अदरवाइज उसको पेन बना रहता है। कभी कभी पेशेंट हिप पेन के साथ साथ उसकी जांघ में दर्द होता है और उसी सेम साइड के घुटने में भी पेशेंट दर्द बताता है। मतलब कूल्हे का दर्द, उसकी जांघ में दर्द, सामने की तरफ जांघ में दर्द और उसके उसी सेम साइड के घुटने में भी दर्द होता है। और तो पेशेंट मतलब एक ये सिम्टम शुरुआत में वो महसूस करता है और जब तकलीफ आगे बढ़ती है तो उसके मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड होने लगते हैं, मूवमेंट्स घटने लगते हैं, कम होने लगते हैं। वो चलने में उसको तकलीफ होती है, जब वो बैठ के उठता है तो तकलीफ होती है, उकड़ू बैठने में, आलती पालती मारने में, इन सभी कामों में उसको धीरे धीरे तकलीफ होने लगती है। और जो जोड़ खराब होता है या हड्डी गलने लगती है त्यों उसको और उसका जोड़ है जो मतलब और उसकी तकलीफ बढ़ने लगती है और मूवमेंट्स डे बाय डे रेस्ट्रिक्ट होते चले जाते हैं और फाइनली वो बहुत सीवियर पेन की स्थिति में आ जाता है। और जब बॉल ज़्यादा घिस जाती है, ज़्यादा गलने लगती है, तो पेशेंट का पैर भी कभी कभी छोटा होता है जिसकी वजह से वो लचक खा के चलता है। तो दोस्तों, ये सारी जो लक्षण हैं, दर्द होना, उसका मूवमेंट्स का रेस्ट्रिक्ट होना, उसका उठना बैठना, आलती पालती मारना, उकड़ू बैठना, ये प्लस उसका कभी कभी पैर छोटा होने से लचक मारना, ये मुख्यतः कारण एवियन हिप आर्थराइटिस के होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसको जांचने की या इसको पता करने की, कैसे हमें पता लगता है कि एवियन हो गया आपको। तो दोस्तों, सबसे पहला जो जांच है वो है एक्सरे। जब भी हम एक्सरे कराते हैं, जनरली दोनों हिप जॉइंट्स का एक साथ कराते हैं और उसमें हम देखते हैं कि जो बॉल खराब हो रही है, उसका जॉइंट खराब हो रहा है, उसमें हम देखेंगे कि जो फीमर का हेड है, यदि बहुत ही शुरुआती अवस्था है तो फीमर का हेड का जो शेप है वो नॉर्मल होगा, लेकिन उसकी डेंसिटी बढ़ी हुई हमें नजर आएगी। लेकिन यदि केस लेट स्टेज में आया है या एडवांस स्टेज में आया है तो फीमर का हेड स्फेरिकल नहीं होगा, गोल नहीं होगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा, उसमें बोन्स बढ़ने लगती है, जॉइंट स्पेस खत्म हो जाता है और हाईली स्क्लेरोटिक फीमर का हेड हमें दिखाई देता है। फिर हम इसकी कंफर्मेशन के लिए हम एमआरआई कराते हैं। वैसे हम एक्सरे में भी हमको डायग्नोस हो जाता है, बट हम और इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो एमआरआई हिप जॉइंट कराते हैं, जिसमें हमें पूरी डिटेल पता लग जाती है। ये पता लग जाता है कि कितना हिस्सा, कितना परसेंटेज ऑफ फीमोरल हेड इन्वॉल्व है और कौन सा हिस्सा फीमोरल हेड का डैमेज हो गया। तो दोस्तों, एक्सरे और एमआरआई ये दो जांचें ऐसी हैं जिनसे हम 100% कंफर्म कर सकते हैं कि एवियन हिप है या नहीं है। तो दोस्तों, जब हम एमआरआई कराते हैं तो हमें इसकी स्टेजेस के बारे में भी साथ में पता लगता है। एवियन है ये तो हमें पता लगता ही है, साथ में हमें इसकी स्टेजेस मतलब किस ग्रेडिंग का एमआरआई है, किस ग्रेडिंग का एवियन है, ये भी हमें पता लगता है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इसे हम कहते हैं अर्ली एवियन, जिसमें कि जनरली हमें फीमर का हेड का जो शेप है डिस्टर्ब नहीं होता है। और ग्रेड 3-4 इसमें जो फीमर का हेड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जॉइंट खराब हो जाता है और इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये बेसिकली प्राइमरीली 4 स्टेजेस में ये होता है। दोस्तों, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में फीमर के हेड को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, जनरली किया जाता है। और एक सर्जरी है जिसे हम कोर डिकम्प्रेशन कहते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो स्क्लेरोटिक पार्ट है या डैमेज पार्ट है उसमें हम ड्रिल होल करके उसकी वेस्कुलरिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पेशेंट को
को कुछ समय रेस्ट दे करके और धीरे धीरे चलाया जाता है। इससे क्या है, उसमें फीमर के हेड में ब्लड सप्लाई वापस मेंटेन हो जाती है और फीमर का हेड कभी कभी ठीक हो जाता है और पेशेंट वापस अपनी एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर लेता है। बट जो एडवांस स्टेज एवीएन है, जिसे हम ग्रेड 3, 4, 5 कहते हैं, ऐसी स्टेजेस में कोर डिकम्प्रेशन का कोई फायदा नहीं है। ऐसी स्थिति में हम रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं, जिसे हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं, जिसमें डैमेज पार्ट जो फीमर का है उसे हम रिमूव करते हैं और साथ में जो एसिटाबुलम है, जो कप है, जो कि आर्थराइटिस की वजह से खराब हुआ है, उसे भी हमें बदलना पड़ता है। इस तरह से टोटल हिप रिप्लेसमेंट एक सर्जरी है वो की जाती है। इससे क्या हो गया कि वो जो डैमेज पार्ट है वो हटा दिया जाता है, आर्टिफिशियल बॉल और जो सॉकेट है वो फिट कर देते हैं पेशेंट के हिप में, जिससे वो इजी मूवमेंट होते हैं, पेन फ्री मूवमेंट्स होते हैं और पेशेंट नेक्स्ट डे से ही अपनी एक्टिविटी रिज्यूम कर लेता है। तो जो ये हिप रिप्लेसमेंट जो सर्जरी है बहुत ही इफ़ेक्टिव सर्जरी है और आज के समय की बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। एवियन हिप में सामान्यतः ये सर्जरी की जाती है और जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है ये बेसिकली दो तरह की होती है, एक सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट और एक होता है अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट। अनसीमेंटेड युवाओं में किया जाता है, कम उम्र के लोगों में किया जाता है और जिनकी बोन की कंडीशन अच्छी होती है, हेल्दी होती है। और सीमेंटेड बोन रिप्लेसमेंट उनमें किया जाता है जो ओल्डर एज ग्रुप के पेशेंट हैं और जिनकी बोन की कंडीशन वीक है, तो उनमें जनरली हम सीमेंटेड बोन रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की एवियन हिप के बारे में और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, युवाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक्सीडेंट या जो लोग स्टेरॉइड और अल्कोहल का यूज़ करते हैं उनमें कॉमन है। और आपको या आपके किसी फ्रेंड्स में किसी को यदि ऐसी कोई तकलीफ़ है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या रिपोर्ट आप मुझे भेज सकते हैं और उसके बारे में मैं आपको जो भी है वो बताऊंगा। जो भी उपाय है, जो सर्जरी है, वो सब मैं आपको उनके बारे में गाइड करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।